नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रोहतक के कांग्रेस नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे अशोक काका मर्डर केस में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें से 2 दोषी नाबालिग थे और जिला कोर्ट ने हीनियस क्राइम को देखते हुए नाबालिग दोषियों को भी बराबर की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी अशोक काका की हत्या 22 अप्रैल 2016 को मॉडल टाउन स्थित डबल पार्क में सैर के दौरान की गई थी, जिसमें पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 युवक नाबालिग थे। अशोक काका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाते थे और हैफेड के चेयरमैन पद पर भी रह चुके थे। जानकारी के मुताबिक अशोक काका की हत्या उनके 2 सगे भतीजों ने एक प्लॉट विवाद के चलते साजिश रचकर की थी। मेरा नाम रमेश नंदल है, मेरी बेटी का अनिल नंदल नाम है, बोर गांव है। और मेरा बेटा इस दिन ये मारे उससे 2 दिन पहले दिल्ली शादी में गया हुआ था। हमने चिप भी दे दी, शादी का कार्ड भी दे दिया, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। और मेरा बेटा जेल में भी पड़ा है, जेल में जाइएगा, डिप्लोमा पास किया जेल में, उसके लिए भी कोई राहत नहीं सिक्योरिटी के लिए। ये 22/4/2016 की बात है। अशोक कुमार काका अपने भाइयों के साथ मॉडल टाउन डबल पार्क में सैर कर रहा था, तो अपराधी आए, उन लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद महेश कुमार ने एफआईआर लिखवाई। उसका ब्रदर राजकुमार भी मौके का आई विटनेस था और गोपाल जो उसका ब्रदर था वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का गवाह था। इसमें पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने इसमें 11 दोषियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 जुनाइल थे। उन 11 दोषियों के खिलाफ 2016 से 22/4 मुकदमा चला, जो कि बृहस्पतिवार को उन सबको गिल्टी होल्ड किया। आज क्वांटम पे सभी दोषियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है। 302 रेड विथ 120B 34 और आर्म्स एक्ट में उनको सेपरेट 3-3 साल की अलग से सजा की गई है। और इधर गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो सोसाइटी में हुए हादसे के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि बीते साल 10 फरवरी को गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हुआ था। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में 18 मंजिला चिंटल पैराडीसो बिल्डिंग के अंदर एक के बाद एक 6 फ्लैट का लेंटर धंस गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ था। और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। हरियाणा के तमाम जिलों में खुले 1380 प्राइवेट स्कूलों को अभी और राहत मिल सकती है। हरियाणा सरकार अगले 1 साल के लिए इन प्राइवेट स्कूलों को राहत देने के लिए विचार कर रही है। पीटीसी न्यूज से बातचीत में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में ये सहमति बनी है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए नियमों में 1 साल के लिए राहत दी जाए। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुना। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ आपने बैठक करी है, उनकी मांग थी कि भाई उनको 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो और दिया जाए, तो इस मीटिंग में क्या फैसला जो है निकल के सामने आया? कि आज हमने फैसला ये लिया दोनों की सहमति से कि हम 1 साल के लिए उनको और मान्यता दे देंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन वो लिखित रूप में हमें देंगे कि आगे से वो एडमिशन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो एडमिशन किए थे पिछली बार भी रोक दिए गए थे। लेकिन जब हमने उनको 1 साल के लिए और परमिशन दी तो उस समय ये बातचीत हुई थी कि वो आगे स्कूल में एडमिशन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको पूरा नहीं किया और उन्होंने फिर दोबारा से एडमिशन कर दिया। अब काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे हैं, तो उसको देखते हैं कि भाई बच्चों का भविष्य खराब ना हो, तो आज बातचीत की और इस बात से सहमत हैं कि आगे से एडमिशन वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कहीं हम उनकी मदद कर सकते हैं, कोई इस प्रकार की है, कुछ बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। मैंने उनसे कहा कि भी इसके बाद आप आओ और उसके बाद बातचीत कर लेंगे। अगर कोई मान लीजिए हम आपकी मदद कर सकते हैं तो निश्चित तौर से मदद करेंगे, लेकिन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। वो इस बात से सहमत हैं और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम लिखित रूप में देंगे आपको और कि आगे एडमिशन नहीं करेंगे, और उसके बाद बातचीत करके जो भी हम उनको कहीं छूट दे सकते हैं, कोई उनको फायदा कर सकते हैं, वो करेंगे।
तो ये 1300-1400 के करीब स्कूल हैं, तो इन जो इसमें जैसे 5वीं तक की मान्यता होती है, 8वीं तक के एडमिशन ले लेते हैं, या 8वीं तक की मान्यता होती है, 10वीं तक के एडमिशन ले लेते हैं, जो ऐसे बच्चे जो 5वीं तक की मान्यता के बाद 8वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या सरकारी स्कूलों में प्रावधान होगा कि अगर इनको मान्यता जो है अगले साल कंटिन्यू नहीं होती है तो? नहीं, निश्चित तौर से सरकारी स्कूल में पूरी इस हमारी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे आ सकते हैं यहाँ भी, वो प्राइवेट में भी जा सकते हैं और सरकारी में भी आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या उनको नहीं आएगी। लेकिन ये जरूरी है, देखिए 2003 में कोई नियम बने थे और 2003 से उन नियमों का पालन नहीं हो रहा। उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन भी दी, काफ़ी छूट भी हमने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरे नहीं कर रहे कुछ स्कूल। तो उसके लिए फिर अब कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो हमने उसके लिए बातचीत की, उन्होंने भी खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लिया। और वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में ई टेंडरिंग को लेकर जारी विरोध पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई टेंडरिंग कोई एक विभाग के अंदर नहीं है, सरकार ने पंचायत फंड रिलीज कर दिया है, ऐसे में नए जनप्रतिनिधि इसका इस्तेमाल करें। डिप्टी सीएम ने बताया कि 25 लाख रुपए तक के टेंडर अगले 7 दिनों में ही खुल जाएंगे। देखिए, ई टेंडरिंग कोई एक विभाग के अंदर नहीं है, सारे विभागों के अंदर है। बिल्कुल पंचायती राज में एक सिस्टम रहा था जिसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सारे हेड ऑफिस से आते थे। पीछे जब विधायकों से चर्चा हुई, ये निर्णय ले लिया गया कि वो पावर डेलीगेट कर दी जाएगी और एससी लेवल पे ही अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स आ जाएंगे। मुझे भी पता है 21 दिन के टेंडर में दिक्कत आती थी, अब तो 25 लाख से नीचे का टेंडर भी 7 दिन का कर दिया गया। तो सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है। हम बदलाव करना है, 1000 चीज़ों में पहले बदलाव है, इसको 2 लाख को 5 लाख 10 लाख करने में मुझे नहीं लगता सरकार को कोई दिक्कत आएगी, मगर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन से किसको पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की है और इस वक्त हरियाणा में स्कीम में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में हमने केंद्र सरकार से भी इस पूरे मामले में मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ओपीएस और एनपीएस में महज 4% का ही अंतर है। देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की जरूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली में हुई 2 दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हिस्सा लिया। और इस मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी और अभी सायंकाल 5 बजे संपन्न हुई है प्रधानमंत्री जी के समापन भाषण के साथ। और मुख्य रूप से जो इस बार की चर्चा में जो विषय रहे, एक तो जैसे आगामी वर्ष भर में जो भी चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। इन सब चुनावों में चुनावी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी के लिए जो सारी चर्चा बताई है। खबर करनाल से है। करनाल के गांव मुनक में पिटबुल मिक्स नस्ल के कुत्ते ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला किया है। वहीं कुत्ते के मालिक ने बच्चे के परिजनों पर कुत्ते को मरवाने का आरोप जड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पक्षों में अब तनाव है और इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों ने पुलिस को शिकायत भी दी है। इधर पिटबुल हमले में घायल हुए बच्चे का करनाल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा बच्चा गेट के बाहर खड़ा था जी, और वो डॉग आया और उसने उसका बुड़का मार लिया जी। तो वो खींच के ले गया, वो पड़ोसियों ने छुटवाया, पड़ोसी उसको लेके गए थे जी। तो हम तो उधर हॉस्पिटल में चले गए जी। पीछे से उसने वो कुत्ता ले गए, वो सही सलामत ले गए थे। उन्होंने मार के और वापसी मारी दरखास्त दे दी उन्होंने कि डॉग आपने मारा है। हाँ जी, हमने मारा है जी। और डॉग मारा किसने है? उन्होंने मारा है जी। गेट के बाहर खड़ा था जी, पहले ऊपर खेल रहा था, वो खेलता खेलता वो नीचे आके खड़े हो गया मेरा बच्चा।
और आके और उसने कुत्ते ने पता नहीं करता हुआ था कि बाड़े मत आवा था और आंधी सारा नहीं पीछे था पीछे सीट दो दूसरी गली में ले गया घर के बाहर गया था मेरे बच्चे ने उसके नहीं यहाँ ने भी गोबर था मैंने खुद अपने बच्चे का गोबर यहाँ से गोबर में दस रहा था सारा पीछे था मैंने खुद निकाला अपने बच्चे के यहाँ भी दांत लग रहे कुत्ते के नीचे और बाजू तो मेरे बच्चे की जमी हाथ जमी खा रखी मेरे बच्चे के बाजू मैंने कोई परमात्मा मेरे बच्चे की नाड़ नहीं उसके मुँह में आई मेरे बच्चे की बाजू पट लगी। अब एडमिट है? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ मिलना चाहिए मैंने और कुछ नहीं चाहता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडी कलांवाली में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। फायरिंग की जिम्मेदारी जग्गा तख्तमाल नाम के आरोपी ने ली है। हमलावर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है और इस पोस्ट के जरिए हमले की पूरी जिम्मेदारी ली गई है, जिसमें आरोपी ने ट्रक यूनियन के प्रधान दीपक उर्फ दीपू कलांवाली को मारने की बात कही है। आपको बता दें कि जग्गा तख्तमाल के घर पिछले दिनों एनआई ने बड़ी रेड मारी थी, जिस दौरान आरोपी मौके से फरार बताया गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे इंस्टाग्राम पोस्ट को खंगाल रही है। जांच का दौर जारी है। देखते हैं आगे क्या कुछ चीजें रहने वाली है। जो भी अपडेट होगा आपके साथ जरूर साझा। अगली खबर अंबाला से है। अंबाला शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीती रात कालका चौक के पास 2 शोरूम में चोरों ने करीब 9 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 शातिर चोर बीती रात शोरूम की छत पर लगे दरवाजे से दाखिल हुए और पहले एक शोरूम से 3.5 लाख रुपए की चोरी की। उसके बाद शोरूम के साथ लगते दूसरे शोरूम से करीब 5.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त शोरूम्स में यह चोरी हुई उस वक्त शोरूम के बाहर गार्ड भी तैनात था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को शातिर चोरों की जरा भी भनक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो 16 तारीख को सुबह 12:30 के आसपास हमारी दुकान में चोरी हुई है। मैं सुबह शॉप खोली तो मैंने देखा कि गले का लॉक टूटा हुआ था। उसके अंदर तकरीबन 5.5 लाख रुपए कैश पड़ी थी, जो कैश वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने अपनी ऊपर छत पर जाकर देखा तो लोहे का दरवाज़ा मोड़कर चोर अंदर आए हुए थे। तो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, उसके अंदर मेरे को 2 लोग नज़र आए हैं। तो मैंने अपने पड़ोसी खुशदीप वालों को फ़ोन करके, उनकी छुट्टी थी तो उनको दुकान पे बुलाया, तो उन्होंने चेक किया तो उनकी दुकान से भी चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है अभी हमारे पास, वो हमने थाना इंचार्ज को दे दी है। परसों रात को 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 2 लोग हैं, वो 7 वाली बिल्डिंग से पौड़ियों से ऊपर गए हैं। 4 मंजिला स्टोर है मेरा। ऊपर जाके लोहे का दरवाजा है, उसको रॉड के साथ उन्होंने पहले तोड़ा, फिर नीचे पौड़ियों में आए। गले के हमारे 3 ड्रॉ बने हुए हैं, तीनों ड्रॉ को तोड़ा गया, उसमें कैश लेके ही चले गए वो। बिल्कुल हमें सूचना मिली थी कल कि जो ये कालका चौक के पास फाटक की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ 2 दुकानों में जो उनका काउंटर पे जो उनका कैश होता है वो चोरी हो गया। इस संबंध में हम वहाँ पहुँच के हमने पूरी वहाँ गहनता से सारा देखा कहाँ से उन्होंने एंट्री की है, और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मालिक द्वारा हमें दिखाई गई थी, जिसकी सहायता से हम उनको जल्दी आइडेंटिफाई करके और इसको ट्रेस करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड तैयार करके उस पर फाइनेंस कंपनियों से ब्रांडेड मोबाइल फोन, बाइक, स्कूटी और गाड़ी फाइनेंस करवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले में साइबर थाना एनआईटी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 1 कंप्यूटर, 3 प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड के साथ काफी नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो फिर हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी थी, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स हमें और भी आई थी, जिनमें लोगों ने हमें ये कंप्लेंट दी थी कि हमारा सिविल स्कोर खराब है, लेकिन हमने कोई लोन आज तक लिया नहीं है, तो भी हमारा लोन डिफॉल्ट दिखा रहा है और जिसकी वजह से हमारा स्कोर खराब है और हमें आगे लोन नहीं मिल पा रहा। तो इस केस की हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और इसमें हमने 7 एक्यूज को पकड़ा। तो पूछताछ में ये बात सामने आई है कि कुछ जैसे बहुत सारी हमारी स्टोर्स होती है जिन पे हम डिजिटल कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो वहाँ पे इंस्टेंट EMI हमें मिल जाती है।